नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एमएसएमई कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं अपना चैनल माय बिजनेस गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम प्राइजेस किनको हम कहते हैं, जो सूक्ष्म मध्य लघु उद्योग होते हैं उनका हमारे समाज के लिए क्या योगदान है और उस समाज के योगदान को देखते हुए सरकार ने उनको भारत की अर्थव्यवस्था की संजीवनी मानते हुए उनको क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं और आप उनका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, आज के इस वीडियो में समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज होती हैं उनको मैं इसमें जवाब दे सकूं ताकि आप इस वीडियो का रियल में लाभ ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएसएमई हम उनको बोलते हैं जो कि दो तरह के काम करते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिनकी हैं या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनको हम एमएसएमई नहीं मानते हैं, ये आप प्लीज़ क्लियर रखिए। अभी वर्तमान में जो हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है, एमएसएमई जो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 9.5 से 10 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं जो कि अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। दूसरी, अगर मैं बात करूं कि भाई कितने सारे तरह के काम करते हैं, तो लगभग मोटा तौर पर अगर हम देखे जाएं तो 6,500 तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ये एमएसएमईज हमें प्रदान कर रहे हैं। जो 6,500 तरह के जो एमएसएमईज हमारे लिए सर्विसेज दे रहे हैं, इनमें कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल में हो गया, इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क हो गया, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड वर्क हो गया, केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड यूनिट्स हो गई, उसके साथ साथ प्लास्टिक निर्माण आदि, ऐसी ये एग्जाम्पल हैं। इस तरह की और भी काफ़ी सारी यूनिट्स हो सकती हैं। अगर मैं सर्विस सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करूं तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज ये सर्विस सेक्टर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ होटल्स एंड रेस्टोरेंट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। एंड अगर मैं इसके अलावा और मैं हम समझें तो एजुकेशन के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं और जो कंपटीशन क्लासेस की कराते हैं, इस पूरा सर्विस सेक्टर्स में इसको सरकार ने माना है। अब देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम समझें तो हमारे आसपास आपने देखो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज को देखा हो, जो फ्लोर मिल होती हैं वो हो गई, उसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स, बुटीक्स हो गए, और साथ साथ आपने देखा होगा कि छोटी मोटी यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक से रिलेटेड सामान बनाती हैं, वो सब पार्ट है एमएसएमईज का। इनको हम एमएसएमई ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये इनका पैरामीटर कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो एक लाइन ड्रॉ करनी थी और ये डिसाइड करना था कि इस लाइन पे आने वाले को किसको हम माइक्रो मानेंगे, किसको स्मॉल मानेंगे, किसको मीडियम मानेंगे। तो देखिए, सन 2006 के अंदर एक एक्ट निकाला था एमएसएमई डिपार्टमेंट का, तो उसमें हमने माना था कि मैं यहाँ बात करूँगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग हैं, 25 लाख रुपए तक की प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, यहाँ जो पैरामीटर हमने डिसाइड किया कि किस फैक्ट्री में कितना प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि किसको माइक्रो मानेंगे, किसको स्मॉल मानेंगे और किसको मीडियम मानेंगे। देखिए, 25 लाख रुपये तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें शामिल किए जाएंगे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम बात करें स्मॉल की, तो स्मॉल के अंदर जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का है उनको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मानेंगे, और अगर हम बात करें मीडियम की तो जिनका 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उनको मीडियम इंडस्ट्रीज़ में मानेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज में रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें सर्विस कैटेगरीज में, तो 10 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है मशीनरी के ऊपर, उसमें हम मानेंगे उनको माइक्रो मानेंगे। स्मॉल के अंदर हमने माना कि जिन्होंने 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है उनको हमने स्मॉल में मान लिया, और मीडियम ने हमने मान लिया जिनको 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैरामीटर डिसाइड किया गया था 2006 के एक्ट में डिसाइड किया गया था। लेकिन अब देखिए, जब से और अब में 15-16 साल का डिफरेंस आ चुका है, तो काफ़ी चीज़ों की रेट बढ़ चुकी है। अब प्लांट एंड मशीनरी जो 2006 में तैयार हो रही थी, उससे कई गुना पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है इस समय प्लांट एंड मशीनरी को तैयार करने के लिए। तो यहाँ सरकार ने उसकी डेफिनेशन बदली और एमएसएमई एक्ट 2020 में एक दोबारा से आया। उसमें इस पूरे जो हमने बजट था प्लांट एंड मशीनरी का उसको चेंज किया। तो उसमें जो नई डेफिनेशन इन्होंने डिसाइड करी है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर्स को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर। तो ये माना गया कि जो माइक्रो लेवल की यूनिट्स होंगी उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का माना जाएगा, और जो कि टर्नओवर अपना दिखा सकते हैं 5 करोड़ का सालाना। उसके बाद हम बात करें स्मॉल लेवल की, तो स्मॉल लेवल में हमने उन इंडस्ट्रीज को शामिल किया जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का है मशीनरी के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, और जो टर्नओवर अपना 50 करोड़ तक का दिखा सकती हैं। तीसरा जो हमारा आता है मीडियम इंटरप्राइजेस, उनमें हमने इन्वेस्टमेंट मान लिया 20 करोड़ रुपए का, और जो कि अपना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का दिखा सकते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम माना। नई डेफिनेशन को आप मान के चलिए, उसी के अकॉर्डिंग हमको तैयार किया गया। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि आपको पता चल गया कि कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आ गए, या आपको पता चल गया कि क्या
बजट है प्लांट एंड मशीनरी का, वो भी समझ आ गया। लेकिन अब ये कैसे निर्धारित किया जाए कि एमएसएमई है या कौन सी ऐसी संस्था है जो कि हमें बताएगी कि आप भाई एमएसएमई हो और आपके पास ये रहा डॉक्यूमेंट, आप इसको दिखा के आप ये बता सकते हैं कि आप एमएसएमई हैं और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले एमएसएमई के लाभ को ले सकते हैं। तो देखिए, सरकार ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लेते हुए एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और हम कोई भी जो थोड़ी सी समझ रखता है वो जाके अपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, ऑलरेडी मैं इस क्लिप पर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, उनके लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां जाके आप इजीली 10 मिनट का समय देके आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको किसी प्रकार के कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक अपना आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप उसमें इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपसे प्लांट एंड मशीनरी की जो लागत मांगी जाएगी, आप खुद उसको भरने के लिए सक्षम है। आप खुद ही उसको फिल कर रहे हैं और खुद ही आप सत्यापित कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय प्लांट एंड मशीनरी कितनी की है वो आपने डाल दिया, कितने लोग आप एज ए वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, जो आपने डाल दिया उसी को सत्य मान लिया जाता है। वेरीफाई करने के लिए कोई थर्ड पार्टी या किसी प्रकार के सरकार की कोई भी एजेंसीज वहां पे आने वाली नहीं है। तो बहुत ईजी है, आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया और डिफाइन हो गया कि आप एमएसएमई के हैं और आपके पास एक सर्टिफिकेट, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो सर्टिफिकेट भी आपको कुछ घंटों बाद ही तुरंत इमीडिएट आपके मेल पे मिल जाता है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लैमिनेशन करा के अपने पास रख सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि एमएसएमई का हमारी जो आर्थिक संपन्नता है उसमें क्या योगदान है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोविड की सिचुएशन कोई नहीं भूला है, अभी भी हम इसको फेस कर रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन लगा था, या हम कहें कि जब हमारे देश में कोविड जो 19 करके कोरोना वायरस है उसकी एंट्री हुई थी, तो उस समय हमारे पास पीपी किट नहीं थी, डॉक्टर्स के पास, आम जनता के पास सैनिटाइजर और मास्क नहीं हुआ करते थे। ठीक है, आप जो भी मार्केट में छुटमुट हुआ करते थे वो उन्होंने अपनी रेट कहीं के कहीं इंक्रीज कर दी थी, और इंक्रीज करने के बाद भी वो स्टॉक किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर किसी भी शॉप पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये वही एमएसएमई थे जिन्होंने दिन रात एक किया, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर को इतना बल्क क्वांटिटी में बना दिया इन्होंने, जिससे हमारे देश की जनता की ज़रूरत तो पूरी हुई साथ साथ हम एक एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रियों में एक अच्छे खासे नंबर पे हमने अपने आप को खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ पर जो जितनी भी इंडस्ट्रीज स्थापित हैं, एमएसएमई के अलावा जो दोनों इंडस्ट्रीज और आती हैं, लार्ज स्केल यूनिट्स और एक आती हैं हैवी स्केल यूनिट्स, तो इन दोनों का जो हैवी और लार्ज स्केल यूनिट्स हैं, इनका 10% का कैप्चर है पूरे इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर, और लगभग 90% जो हमारे एमएसएमई ही हैं पहले। दूसरा, अगर मैं जॉब की अगर बात करूं तो 45% का जो जॉब है हमारे एमएसएमई सेक्टर्स ने लोगों को दे रखा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली तरीके से हो। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं एक्सपोर्ट कंडीशन की, तो लगभग 50% का एक्सपोर्ट इन एमएसएमई यूनिट्स के थ्रू ही किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे एमएसएमई का जो हमारी जीडीपी में योगदान की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 10% का योगदान है। तो भाई, इतनी सारी जब सुविधाएं हमें एमएसएमई से मिल रही हैं, सरकार की भी यहाँ जिम्मेदारी बनती है इनको भी कुछ लाभ दें ताकि ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। इस्टेब्लिश करने के बाद अपने आप को प्रॉपर सही तरीके से रन कर सकें। तो सरकार ने भी काफ़ी सारी स्कीम इनके लिए चलाई है, या मैं बात करूं काफ़ी सारी सुविधाएं देने की कोशिश करी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो आम जनता अपनी सर्विस जो करते हैं, जॉब करते हैं, वो सब जानते हैं कि उनको टैक्स देना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो ये यूनिट्स हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, इनको भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मज़ेदार बात ये सरकार ने की है एमएसएमईज के लिए, अगर आप माइक्रो लेवल में हैं तो आपको सिर्फ 8% का टैक्स देना है, स्मॉल लेवल में है तो सिर्फ आपको 10% का टैक्स देना है, और अगर आप मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज आप रन करते हैं तो आपको मात्र 12% का टैक्स देना है। अगर मैं उसको बात करूं, लार्ज और हैवी स्किल जो यूनिट्स हैं उनको 20 और 33% तक का टैक्स देना पड़ता है सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार को टैक्स जाने की बात हो चाहे राज्य सरकार को टैक्स जाने की बात की जाए। सबसे पहले मैं समझूंगा, अगर मैं सेंट्रल लेवल की मैं बात करता हूं तो जैसे पीएमजीपी करके स्कीम है, ये हमारे एमएसएमईज के लिए है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मुद्रा योजना हो गई, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं क्लस्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम है, जैसे मार्केट प्रमोशंस है, या आप अपनी मशीन को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये सभी स्कीम एमएसएमई के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रन की जाती हैं। अगर इनको आपको डिटेल जानकारी चाहिए पीएमजीपी की, मुद्रा योजना की, तो मैं अगेन लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राज्य सरकार क्या स्कीम देती है, देखिए राज्य सरकार के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। डीआईसी डिपार्टमेंट, अगर कोई आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं या सर्विस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप डीआईसी पे जाके कोई भी लाभ ले सकते हैं इस स्कीम का। उसके साथ साथ आप पशुपालन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, जिसमें गाय, भैंस, मुर्गी, सुअर पालन आदि ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं, तो पशुपालन विभाग में आप जाके मिले, वहां पे इस तरह की स्कीम होती है एमएसएमईज के लिए। उसके अलावा फिशिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो मत्स्य विभाग में जाइए, वहां जाके आपको स्कीम का लाभ मिल जाएगा, वहां जाके पता कर सकते हैं। इन लाभों के अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको एमएसएमई है तो आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, फसाई लाइसेंस हो गया, जेट लाइसेंस हो गया,
इस तरह का आपको कोई भी लाइसेंस चाहिए तो आपको वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंसेस दिया जाता है। आपको बिजली कनेक्शन लिया जाना है, प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। उसके अलावा सेंट्रल और राज्य सरकार की तरफ से आपने देखा होगा एमएसएमईज के यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड अलॉटमेंट है, वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वो पहले से सरकार करके देती है। तो ये सब चीज़ें भी सरकार की तरफ से एमएसएमईज के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम समझें कि जो कोई भी राज्य सरकार है किसी प्रकार का टेंडर करती है तो उसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया में एमएसएमईज जो एलिजिबल होते हैं, जब वो अपना टेंडर भरते हैं तो एक ईएमडी यानी बयाना राशि या जमानत राशि मांगी जाती है। तो काफ़ी सारे केसेस में एमएसएमई का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है या तो आपसे कम राशि ली जाएगी या ली नहीं जाएगी, मतलब कि आप बिना ईएमडी दिए आप उस टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। भारत सरकार का जो रेलवे उपक्रम है, रेलवे के अलावा मैं बात करूं जिसको नवरत्न और महानवरत्न कहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी प्रकार के टेंडर्स भरते हैं तो वहाँ भी आपको प्रेफरेंसेस मिलेगा। और जितने भी उपक्रम की जिसकी मैंने अभी बात करी, तो ये जब अपना साल का बजट एक डिफाइन करते हैं तो उसमें एक बजट या मैं करूं एक प्रावधान, एक नियम होता है उसमें कि भैया इतने % आपको सामान एमएसएमई से ही परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप अपना सामान इजीली डिलीवर्ड कर पाते हैं लोगों के लिए। जैम पोर्टल, एक जैम पोर्टल है जो कि सरकारी टेंडर्स परचेज करते हैं उनके लिए जैम पोर्टल वो समझते हैं। अगर नहीं पता है तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जैम के थ्रू कोई भी सरकारी विभाग होगा, जैम के थ्रू छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी अपनी उपयोग की जो चीजें आती हैं वो जैम के थ्रू खरीदी जाती हैं। तो इस जैम प्रक्रिया में भी जो एमएसएमई पार्टिसिपेंट करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंसेस दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी डिपार्टमेंट्स का नाम लिया या जरूरी जितनी भी लिंक होंगी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल करें या मेल करने के साथ साथ मुझे कमेंट करें, मैं उनका ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको पसंद आएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।